हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं वाक्य विचार को, जो कि हिंदी ग्रामर का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले की वीडियो मैंने आप लोगों को शब्द विचार के बारे में बताया था, वो भी काफ़ी एक्सप्लेन करके। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाइए, वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग फ़िलहाल बात करने वाले हैं वाक्य विचार के बारे में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं आप लोगों को वाक्य विचार से रिलेटेड प्रत्येक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है जो वाक्य किसे कहते हैं। तो वाक्य किसे कहते हैं तो बोलेंगे विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। मतलब जिसमें विचार को पूर्णता से प्रकट किया जाए और उसमें क्या हो, तो एक क्रिया हो और पद का क्या हो, समूह हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो वाक्य बोलते हैं। जैसे इससे पहले मैंने बताया था शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक समूह को। ये मैंने अपने लैंग्वेज में बताया था, जो वर्णों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसे हम लोग बोलते हैं शब्द। तो इसको भी दूसरे भाषा में हम बोल सकते हैं, जो वाक्य क्या है, तो सार्थक शब्दों का सुव्यवस्थित रूप है, या बोल सकते हैं जो शब्दों के सार्थक समूह को क्या बोलते हैं, वाक्य। मतलब शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ हो, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। जैसे देखिए, यहाँ है जो रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो रमेश एक शब्द हो गया, पुस्तक एक शब्द हो गया, पढ़ता एक शब्द हो गया, और है एक शब्द कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से क्या है, शब्दों का समूह है जिसका कुछ अर्थ है, जो रमेश पुस्तक पढ़ता है। तो इसे हम लोग संपूर्ण रूप को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसे बोलते हैं वाक्य। तो उम्मीद है समझ गए होंगे जो वाक्य किसे कहते हैं। उसके बाद है वाक्य के अंग। तो प्रत्येक जितना भी वाक्य होता है उसके दो अंग होते हैं। याद रखिएगा, हर वाक्य के क्या होता है, तो दो अंग होता है। दो अंग किस किस होता है, कौन कौन सा, तो पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय क्या होता है, तो प्रत्येक वाक्य का दो अंग होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग जो उद्देश्य किसे कहते हैं, या उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे बोलेंगे उद्देश्य। मतलब जिसके बारे में कुछ बोला जाए उसे क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। जैसे देखिए, ये हमारा वाक्य है, सुरेश पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन करता है, तो सुरेश। तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, जो सुरेश के बारे में बताया जा रहा है। जो सुरेश क्या करता है, तो पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ बोला जा रहा था जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए, तो पुस्तक पढ़ रहा है, तो कौन पढ़ रहा है, सुरेश। तो हम सुरेश के बारे में यहाँ बता रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ सुरेश जो हो जाएगा, ये हो जाएगा उद्देश्य। क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो यही बोला जा रहा था, जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उद्देश्य। जैसे देखिए, उद्देश्य के रूप में वाक्य के विभिन्न रूप। जैसे देखिए, संज्ञा के रूप में जो गणेश गाता है, तो गाने का काम कौन करता है, गणेश। तो ये गणेश के बारे में बोला जा रहा है, तो गणेश क्या हो जाएगा, उद्देश्य। उसके बाद हो गया जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो यहाँ भी पढ़ने का काम कौन करता है, तो मैं। तो मैं के बारे में बताया जा रहा है, तो मैं क्या हो गया, उद्देश्य। इंग्लिश में अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो इंग्लिश में बोलते हैं जैसे सब्जेक्ट, तो वही हो जाएगा, सब्जेक्ट जो भी रहेगा समझिए वही क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे जो उद्देश्य क्या होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग विधेय। विधेय कहते हैं किसे, तो देखिए, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विधेय। जैसे सेंटेंस हमारा क्या था, जो सुरेश पुस्तक पढ़ता था, तो बोला जा रहा है उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए। तो उद्देश्य मैंने बताया था इससे पहले क्या है, तो सुरेश है। तो सुरेश के बारे में क्या बताया जा रहा है, जो वह पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ सुरेश क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा, और पुस्तक पढ़ता है ये क्या हो जाएगा, विधेय। क्योंकि सुरेश के बारे में क्या बताया जा रहा है, तो पुस्तक पढ़ता है। तो विधेय का भी परिभाषा वही है, जो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे। तो सुरेश के बारे में क्या बताया जा रहा है, जो पुस्तक पढ़ता है, तो इसलिए पुस्तक पढ़ता है ये हमारा हो जाएगा विधेय, और सुरेश क्या हो जाएगा, उद्देश्य। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो वाक्य किसे कहते हैं। तो शब्दों के सार्थक समूह को बोलेंगे वाक्य, और प्रत्येक वाक्य के दो भाग होते हैं या अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य बोलेंगे जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे बोलेंगे उद्देश्य, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे बोलेंगे विधेय। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए वीडियो को। देखिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे वाक्य संरचना।
तो वाक्य संरचना में याद रखिएगा, जो संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो इस 3 प्रकार से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से जीवन में तो कभी गलती होगा नहीं, सरल, साधारण और मिश्र वाक्य में कभी गलती नहीं होगा। तो देखिए, याद रखिएगा, जो संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद होते हैं, और जो होता है अर्थ के आधार पर वो 8 भेद होते हैं। तो यहाँ याद रखिएगा, जो संरचना और स्वरूप की दृष्टि से जो है वाक्य के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन होते हैं? तो पहला होता है साधारण या सरल वाक्य, दूसरा होता है मिश्र वाक्य और तीसरा होता है संयुक्त वाक्य। उसके बाद इस तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो देखिए, पहला जो हमारा है ये है साधारण या सरल वाक्य। तो साधारण या सरल वाक्य किसे कहते हैं? तो जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है उसे साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक क्रिया रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण या सरल वाक्य। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है, मतलब उसमें सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय ही रहता है। जैसे बोलता है बिजली चमकती है, पानी बरसता है, तो पता होगा इसमें बिजली क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और चमकना क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विधेय। तो उद्देश्य और विधेय, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा साधारण या सरल वाक्य। उसके बाद जैसे बोलेंगे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है में राम क्या हो जाएगा? उद्देश्य, और पढ़ता है क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विधेय। तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा? सरल या साधारण वाक्य। सिंपल भाषा में समझिएगा, तो जिसमें सिर्फ एक सेंटेंस हो उसे हम लोग बोलेंगे साधारण या सरल वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा हो जाता है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य किसे बोलेंगे? तो मिश्र वाक्य बोलेंगे जो जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो और उनमें से एक मुख्य वाक्य हो और शेष उसके आश्रित हो, तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण या सरल वाक्य हो और जिसमें बोला जा रहा है जो एक मुख्य वाक्य हो और बाकी जो हो उस पर आश्रित हो, मतलब वो अपने अर्थ के लिए उस पर डिपेंड रहता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे मिश्र वाक्य। जैसे मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र वाक्य और ये हो जाता है आश्रित वाक्य। तो इस प्रकार से ये हमारा जो वाक्य हो जाएगा ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। अगर मिश्र वाक्य फिर भी परिभाषा के अकॉर्डिंग समझ में नहीं आया होगा तो मेरे हिसाब से याद रख लीजिएगा, जिसमें भी कंडीशन लगा हो समझ जाइएगा वो मिश्र वाक्य होगा। जैसे अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, तो ये भी हो जाएगा मिश्र वाक्य। जैसे है मैं यह जानता हूँ कि यह काम आपसे नहीं होगा, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। उम्मीद है समझ गए होंगे जो मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो जिसमें भी कंडीशन लगा हो तो समझिएगा वो क्या हो जाएगा? मिश्र वाक्य। उसके बाद तीसरा है संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में बोला जा रहा है जो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल योजक, योजक का मतलब होता है जैसे और अथवा अव्यय द्वारा होता है, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। परिभाषा समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, समझिएगा जब भी दो सेंटेंस और या अथवा से जुड़ा रहे तो उसे समझ लीजिएगा क्या होता है। तो ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य का उदाहरण। जैसे बोला जा रहा है उसकी आंखें हंसती है किंतु उनका हृदय रोता है, तो जहाँ भी दो सेंटेंस क्लियर नज़र आया आप लोगों को समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य। उसके बाद मैं आया और वह गया, तो और से जहाँ भी जुड़ा रहे दो सेंटेंस तो वो भी एकदम आंख मूंद के लगा सकते हैं आप लोग संयुक्त वाक्य। तो नाम से ही स्पष्ट है सरल या साधारण वाक्य। तो सरल या साधारण वाक्य में सिर्फ एक सेंटेंस होगा जिसमें एक क्रिया और एक क्या होगा? विधेय, मतलब एक उद्देश्य और एक विधेय होगा। मिश्र वाक्य में मैंने क्या बताया, जो एक स्वतंत्र वाक्य होगा और दूसरा उस पर डिपेंड वाला रहता है। या दूसरी भाषा में याद रखिएगा जो जिसमें भी कंडीशन लगा हो तो समझिएगा मिश्र वाक्य है। और संयुक्त वाक्य में और अथवा से जुड़ा जो भी दो क्लियर सेंटेंस रहे तो उसे हम लोग बोलेंगे संयुक्त वाक्य। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये था संरचना या स्वरूप की दृष्टि से। उसके बाद ये है अर्थ की दृष्टि से। तो याद रखिएगा अर्थ की दृष्टि से जो है शब्द के 8 भेद होते हैं, सॉरी शब्द के नहीं वाक्य के। अर्थ के दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद। ये भी पूछा जा सकता है, अगर सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से तो यही पूछ लिया जाएगा जो अर्थ के दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। तो याद रखिएगा संरचना या स्वरूप की दृष्टि से 3 भेद होता है, साधारण या सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। उसके बाद अर्थ की दृष्टि से जो है शब्द के 8 भेद होते हैं। तो देखिए पहला हमारा हो गया विधिवाचक वाक्य।
विधिवाचक वाक्य मतलब जिसमें सिर्फ सिंपल सेंटेंस हो, जिसमें कोई भी काम स्वीकार हो। जैसे मैं खा चुका हूँ, वह दिल्ली गया है, वे लोग जाते हैं, तो ये सभी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विधिवाचक। उसके बाद है निषेधवाचक। तो निषेध का मतलब होता है मनाही, तो जिसमें भी नहीं लगा आ जाए समझ लीजिएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निषेधवाचक। उसके बाद है आज्ञावाचक। तो आज्ञा का मतलब समझते हैं किसी को ऑर्डर देना या आज्ञा देना। जैसे तुम जाओ, तुम पढ़ो, बोलेंगे तुम खेलो, तुम वहाँ जाओ, तो ये सब क्या हो जाएगा, हम ऑर्डर दे रहे हैं, मतलब आज्ञा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आज्ञावाचक वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है चौथा सेंटेंस। चौथा सेंटेंस है जो प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक नाम से ही स्पष्ट है प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक में क्या करेंगे, हम लोग प्रश्न करेंगे। जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो, किसी को बोलेंगे क्या तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब पढ़ता होगा तो बोलेगा हाँ, नहीं पढ़ता है तो नहीं, तो इसका मतलब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जब ये जिस सेंटेंस से प्रश्न करने का बोध हो तो उसे बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद है विस्मयादि बोधक। तो जैसे ओह यह पिट गया, तो ये सभी क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इसमें याद रखिएगा मेनली ऐसे ये वाला चिन्ह रहता है। पहले जो आप लोग आइडिया देखते थे, आइडिया वाला आई वही लगा रहेगा विस्मयादि बोधक वाक्य के अंत में। तो ये हो जाता है विस्मयादि बोधक चिन्ह, मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क। उसके बाद है संदेहवाचक वाक्य। संदेह मतलब क्या, जिसमें डॉट हो। जैसे उसने कहा होगा, तो उसने कहा होगा मतलब ये क्या होता है, क्लियर नहीं है, ये डॉट में है, जो उसने कहा होगा। जैसे बोलेंगे वह गया होगा, इसका मतलब ये हम संदेह में बोल रहे हैं। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक में क्या होता है, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, जो तुम अपने काम में सफल रहो, ये हमारी इच्छा है मतलब। उसके बाद संकेतवाचक में क्या होगा, तो इसमें क्या करेंगे, संकेत देंगे। यदि तुम चलो तो मैं भी चलूँ, ये संकेत दे रहे हैं, जो अगर तुम चलो तो हम भी चलेंगे। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, ये अर्थ की दृष्टि से सेंटेंस के 8 भेद था, तो इसे भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को वाक्य के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है इतना समझाने के बावजूद, तो उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। 100% कमेंट का रिप्लाई दिया जाता है और आपके मन में एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा।